बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम यूनिट पढ़ेंगे वो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स है कि एपिडेमियोलॉजी में हम कौन कौन से स्टडी डिज़ाइंस हैं जो हम पढ़ेंगे। डिफ़ाइन स्टडी डिज़ाइंस हमें पहले डिफ़ाइन करेंगे, फिर हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फ़्लो शीट के अंदर। फिर इसके हम जो है डिस्क्राइब द डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइंस हमारे पास कौन कौन से हैं, फिर एनालिटिकल डिज़ाइन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले स्टडी डिज़ाइन क्या है? स्टडी डिज़ाइन इज अ स्पेसिफिक प्लान और प्रोटोकॉल फॉर कंडक्टिंग स्टडी विच अलाउ द इन्वेस्टिगेटर टू ट्रांसलेट द कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस एंड टू ऑपरेशनल वन। तो हमारे पास स्टडी डिज़ाइन क्या है? ये हमारे पास एक प्लान होता है या एक प्रोटोकॉल होता है कि जिसके ज़रिए से हम स्टडी कंडक्ट करते हैं, और जो हमारे पास हमारा कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि हम जो सोच रहे हैं उसको हम किस तरह अप्लाई करेंगे। हम जो है कंसेप्चुअल जो हमारा हाइपोथेसिस है उसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी जो हमारी थिंकिंग है उसको हम किस तरह एक्शंस में लाएंगे। तो उसके लिए हम मुख्तलिफ़ स्टडी डिज़ाइंस करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडी कंडक्ट करते हैं, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टडी डिज़ाइन हमारे पास एक क्या है? एक प्लान है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस है उसको हम ऑपरेशनल वन में ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास स्टडी डिज़ाइन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हम स्टडी डिज़ाइन के अंदर जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम होता है उसको हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम द स्टडी डिज़ाइन विल डिफ़ाइन, हमें क्या क्या डिफ़ाइन करते हैं, हाउ स्टडी सब्जेक्ट आर सेलेक्टेड। हमने जो स्टडी पार्टिसिपेंट से हमने उसको किस तरह सेलेक्ट किया, मतलब कौन सी क्राइटेरिया के ऊपर हमने सब्जेक्ट को लिया। मेथड्स ऑफ सैम्पल साइज़, हमने सैम्पल साइज़ कितना लिया। फिर हमारी डेटा कलेक्शन के प्रोसीजर कौन कौन से थे, हमने किस तरह डेटा कलेक्ट किया। फिर हमने डेटा को एनालाइज किस तरह किया। फिर हमने कौन कौन से उसमें टेस्ट अप्लाई किए, जो हम बाय स्टेट में मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट पढ़ते थे या हम पढ़ेंगे। तो जिस तरह टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, तो उस टेस्ट को हम किस तरह कहाँ पे कौन कौन सा टेस्ट हम अप्लाई करेंगे, तो हम स्टडी डिज़ाइन में सारे हम ये पढ़ते हैं। अब हम जो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन यूज़ कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये मेडिसन जो है हम इस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये मेडिसन हम इस डिज़ीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसका हमारे पास कौन सा एविडेंस है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं एक मेडिसिन्स को, ये एक डिजीज़ में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो ये हमारे पास जो प्रूफ होता है, हम रिसर्च डिज़ाइन से, स्टडी डिज़ाइन से हमें इसका प्रूफ मिल जाता है। डिफरेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट क्वालिटी। अब हर एक स्टडी डिज़ाइंस के अपने अपने स्ट्रेंथ्स है और उसके अपने अपने लिमिटेशन है, इसलिए हमें उन सब के लिमिटेशंस का और उसके स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। अगर हमें इनका पता होगा तो हम मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ स्टडी डिज़ाइन पढ़ेंगे कि हम कब हमें कौन सा स्टडी डिज़ाइन करना है। अब जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन है वो हमारे पास मेनली दो ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, एक एनालिटिकल है, दूसरा हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है। ये हमारे पास मेनली दो ग्रुप है। फिर जो डिस्क्रिप्टिव है ये पॉपुलेशन बेस भी हो सकता है और ये इंडिविजुअल बेस भी हो सकता है। पॉपुलेशन बेस जो है उनमें हम कौन सा स्टडी डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, इकोलॉजिकल या कोरिलेशनल स्टडी डिज़ाइन। फिर इंडिविजुअल बेस पे हम कौन कौन से केस रिपोर्टिंग है, केस सीरीज़ है और एक क्रॉस सेक्शनल सर्वे है। तो ये हम मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडी डिज़ाइन है जो हम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास एक है एनालिटिकल रिसर्च है, एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव था, उसमें हमने फिर दो पॉपुलेशन इंडिविजुअल बेस पढ़ा। एक हमारे पास एनालिटिकल है, एनालिटिकल में हम ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल स्टडी डिज़ाइन पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, हम जस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई इंटरवेंशन नहीं करते, कोई हम जो है उसमें ट्रीटमेंट नहीं करते, जस्ट हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। एक्सपेरिमेंटल में हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम उसमें इंटरवेंशन करते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन में हम कौन से स्टडी डिज़ाइन, हम कोहोर्ट स्टडी करते हैं, हम केस कंट्रोल स्टडी करते हैं, हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंटल में हम दो किस्म की स्टडी करते हैं, एक हमारे पास रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जिसको हम सिंपली RCT कहते हैं, दूसरा नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है या कोजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। अब हमारे पास यही स्टडी डिज़ाइन जो है हम इसको एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। अब जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स है, और जो क्रॉस सेक्शनल जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स है। तो हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है
इसमें जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है हमें उससे फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजीज़ का पता चल जाता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाता है, उनको डेवलपमेंट हाइपोथेसिस डेवलपमेंट। हमने जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी पढ़ा था, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी एट द स्टार्ट हमने जो पढ़ा था, वही हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में जो चीज़ें पढ़ते हैं वही हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी में भी हम वही चीज़ें पढ़ते हैं। हाइपोथेसिस को, अब जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है हम उसमें क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, स्टेप एसोसिएशन मालूम करते हैं, फिर उसका स्ट्रेंथ मालूम करते हैं कि हाउ स्ट्रांग इज द एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग और लंग कैंसर है तो उनका एसोसिएशन स्ट्रांग है या हमारे पास वीक है। अगर स्ट्रांग एसोसिएशन है तो इसका रिलेटिव रिस्क और ऑड रेशो ज़्यादा आएगा 1 से। अगर वीक एसोसिएशन है या नेगेटिव है या नो एसोसिएशन है तो इसका 1 या लेस देन 1 वैल्यू आ जाएगा। अब इसको फर्दर यहाँ पे एक डायग्राम के अंदर सारा दिया हुआ है कि जो इंडिविजुअल बेस है, फिर उसमें केस सीरीज़ है और केस रिपोर्ट है और इसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टडीज़ आते हैं। अब जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं उसमें क्या करते हैं, हमने जिस तरह कहा था कि इसमें हम इंटरवेंशन नहीं करते, रिसर्च स्टडीज़ बट डजंट अल्टर व्हाट अकर, मतलब जो हो रहा होता है उसमें वो कोई कुछ नहीं करता, बस इसको जस्ट ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन जो इंटरवेंशन है उसमें ये क्या करता है, इंटरवेन करता है रेदर देन जस्ट ऑब्जर्व। अब हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिस्क्राइब वो नीडोनल एग्जामिन एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड द हेल्थ आउटकम is to describe the variability in the health outcome or formulate the hypothesis। इस पर हाइपोथेसिस डेवलपमेंट होती है। ये आप लोग याद रखें कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है इसके हमने जो पिछले साइड में जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, ये जो एमसीक्यूज में भी आ जाएँ तो आप इसको यही कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज़ पढ़ते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ते हैं। अब हमारे पास उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ जो है वो केस स्टडी हो सकती है। केस स्टडी में हम एक केस पढ़ते हैं डिटेल में और वो केस हमारे पास कॉमन डिजीज़ नहीं होता, वो अनकॉमन एक डिजीज़ होता है, बहुत रेयर डिजीज़ होता है। उनके बारे में हम मालूम करते हैं, उन इंडिविजुअल को, उस पर्सन को हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, केस स्टडी कहते हैं। सिंगल पेशेंट हिस्ट्री एंड डिस्क्राइब इन डिटेल एंड देट डिस्कस इन रिलेशन टू द लिटरेचर। फिर हम लिटरेचर में देखते हैं कि उस पर कौन कौन सी स्टडीज़ हुई हैं इस तरह के केसेस पे। अच्छा, फिर केस सीरीज़ है। केस सीरीज और केस रिपोर्ट में एक डिफरेंस है। एक केस स्टडी में हम एक केस पढ़ते हैं और वो अनयूजुअल होता है, लेकिन केस सीरीज़ में हम अनयूजुअल केसेस पढ़ते हैं, मल्टीपल अनयूजुअल केसेस हम पढ़ते हैं, इसको हम केस सीरीज़ कहते हैं। फिर हम इसमें साइंस सिम्टम को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सिम्टम कॉमन है, कौन से कॉमन नहीं है, उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, उनके कौन कौन से एटीट्यूड्स हैं, तो उसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टिगेशन हम फिर करते हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइन, हमने एक केस रिपोर्ट फिर केस सीरीज़, इसका फर्दर डिस्क्रिप्शन है कि इनमें एक केस हम पढ़ते हैं अनयूजुअल और इनमें हम मल्टीपल केसेस ऑफ फाइंडिंग हम पढ़ते हैं। फिर हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम क्या करते हैं, प्रेवलेंस मालूम करते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम प्रेवलेंस मालूम करते हैं, हम जो है डिजीज़ और आउटकम को एट द सेम टाइम जो हमारे पास जो काज है और उसका इफ़ेक्ट है हम इसको एक टाइम पे पढ़ते हैं। फिर जो इकोलॉजिकल स्टडी था हमारे पास, हम इकोलॉजिकल में हमने कहा कि पॉपुलेशन बेस्ड है। इकोलॉजिकल स्टडी फोकस ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल मीन पॉपुलेशन रेदर देन इंडिविजुअल इज द यूनिट ऑफ एनालिसिस। द वेरिएबल इंक्लूड मेजरमेंट टेकन एट अ ग्रुप लेवल। तो आप जो भी मेजरमेंट लेते हैं, जो भी आप इंडिकेटर मालूम करते हैं, वो आप ग्रुप लेवल पे मालूम करते हैं। जिस तरह इन्फेंट मॉर्टिलिटी है वो कंट्री लेवल पे आप मालूम करते हैं, पॉपुलेशन लेवल पे आप मालूम करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एनालिटिकल स्टडी से हो गया। एनालिटिकल हमारे पास क्रॉस सेक्शनल था, ये ऑब्जर्वेशन स्टडी में आ जाता है। फिर केस कंट्रोल था और फिर कोहोर्ट स्टडी था। ये नॉन इंटरवेंशनल। फिर उसके साथ हमारे पास क्या हो जाता है, इनके फिर मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टरिस्टिक है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी के मुख्तलिफ़ कैरेक्टरिस्टिक है, फिर उनके अपने स्ट्रेंथ और लिमिटेशन है। फिर कोहोर्ट स्टडी के अपने स्ट्रेंथ और लिमिटेशन है। फिर केस कंट्रोल के अपने स्ट्रेंथ और लिमिटेशन है। अब इसको हम सुपरफिशियल इस डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है, हम डिजीज़ और एक्सपोजर को एक ही टाइम पे मालूम करते हैं कि एक बंदा है वो किस चीज़ को एक्सपोज हुआ है और उसकी वजह से उसको कौन सी डिजीज़ हुई है, तो इनको हम एट द सेम टाइम मालूम करते हैं।
कोहोर्ट में हम क्या करते हैं, हम एक्सपोजर के बेस पे डिजीज़ मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा स्मोकिंग को एक्सपोज हुआ है, फिर हम फ्यूचर में देखना चाहते हैं कि आया उसको लंग कैंसर होता है कि नहीं होता। तो मतलब हम प्रेजेंट से किसकी तरफ जा रहे हैं, प्रेजेंट से हम जा रहे हैं फ्यूचर की तरफ। इसमें प्रेजेंट हम स्टडी करते हैं। केस कंट्रोल में हम क्या करते हैं, डिजीज़ हुआ है एक बंदे को, लेकिन हम देखते हैं कि किस वजह से हुआ है, फिर उसमें हम कौन सी स्टडी करते हैं, केस कंट्रोल स्टडी करते हैं। तो पहले हम जब स्टडी डिज़ाइन करते हैं, हमें पहले हमें किस चीज़ का होना ज़रूरी है। अच्छा, तो आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होता है। फिर ये सारे जो स्लाइड है इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम जो है एक्सपोजर और डिजीज़ को एक ही वक्त में मालूम करते हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं, हम जो है जिस तरह के 4x4 टेबल है, लेकिन यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है। 4x4 टेबल अगर आप लोग इस तरह बनाएंगे तो उसमें यहाँ पे जो इस तरह हमने इसको ए कहा था, इसको बी कहा था, और फिर इसको हमने सी कहा था, फिर उसको हमने डी कहा था। ए में क्या है, रिस्क फैक्टर एंड डिजीज़ प्रेजेंट। यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी मौजूद है और डिजीज़ भी है। फिर नो रिस्क फैक्टर बट डिजीज़ प्रेजेंट, यहाँ पे रिस्क फैक्टर नहीं है लेकिन डिजीज़ मौजूद है। अब रिस्क फैक्टर बट नो डिजीज़, रिस्क फैक्टर मौजूद है और डिजीज़ मौजूद नहीं है। यहाँ पे न रिस्क फैक्टर है और न डिजीज़ है। तो इस तरह आप इसका 4x4 टेबल पर बनाते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में पहले भी हमने पढ़ा है, हमने इसमें प्रेवलेंस मालूम करते हैं। बोथ जो है एक्सपोजर और डिजीज़ हम क्या करते हैं, एक्सपोजर और डिजीज़ एक टाइम पे हम मालूम करते हैं। हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। अब क्या करते हैं, पॉपुलेशन के अंदर जाते हैं और उधर मालूम करते हैं इन लोगों को कौन सी डिजीज़ है और वो लोग किस चीज़ को एक्सपोज हो गए हैं। फॉर एग्जांपल आप पॉपुलेशन के अंदर जाते हैं और उस पॉपुलेशन के अंदर आप मालूम करते हैं ब्लड प्रेशर मालूम करते हैं। ब्लड प्रेशर को आप किस तरह मालूम करेंगे, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी हमारे पास क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या करते हैं, हम उसको एक्सपोजर और डिजीज़ के बारे में मालूम करते हैं। तो एक हमारे पास एक स्नैपशॉट है, ठीक है। द मेन आउटकम इज प्रेवलेंस है हमारा, और लिमिटेड मेजरमेंट ऑफ रिस्पेक्ट आउटकम एट वन सिमल्टेनियस टाइम इन पॉइंट इन टाइम। तो एग्जांपल इसका क्या है, स्क्रीनिंग सर्वे है। जिस तरह हम स्क्रीनिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर का स्क्रीनिंग करते हैं, कैंसर के बारे में स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, या जिस तरह हम केप स्टडी करते हैं, नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस मालूम करते हैं रिगार्डिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी डिजीज़, लोगों के नॉलेज क्या है, प्रैक्टिस क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। ये जिस तरह के हम सर्वे स्टडी करते हैं, जितनी भी ये कौन सी स्टडी होती है, हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होती है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम टारगेट पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं कि हमने कौन सी पॉपुलेशन को हमने लेना है। फिर उन पॉपुलेशन से हम स्पेसिफिक लोगों को सैम्पल साइज़ कैलकुलेट करते हैं। सैम्पल साइज़ क्या है, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है, इट इज़ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। तो हम पॉपुलेशन का सबसेट लेते हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर उससे सैम्पल से हम फिर डेटा लेते हैं और उस डेटा से हमें क्या करते हैं, हम ये मालूम करते हैं कि वो लोग जो एक्सपोज थे उसको डिजीज़ हुआ या नहीं हुआ, या जो लोग जो एक्सपोज नहीं थे और उसको डिजीज़ भी नहीं हुआ। तो हमारे पास एक 4 किस्म के लोग आ जाते हैं, जिसको हम 2x2 टेबल में हमने पहले भी जिक्र कर लिया। इस तरह देखो, इस तरह एक्सपोज लोग थे और उसको डिजीज़ हो गया तो हमने इसको ए कैटेगरी में डाला। फिर वो जो लोग जो एक्सपोज से डिजीज़ नहीं हुआ तो इसको हमने बी में डाला। तो हम इसको उसके मुताबिक डालते हैं। हम डेटा कलेक्शन के बाद हम ये टेबल्स बनाते हैं और हम फिर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट्स आते हैं। तो हमें इससे क्या पता चल जाता है, हमें एक्सपोजर का पता चलता है। तो हम डिजीज़ लोगों में और नॉन डिजीज़ लोगों में फिर हम एक्सपोजर, ये हमारे पास A/B इंसिडेंस इन एक्सपोज पीपल और इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज पीपल। तो हाँ, हम वो मालूम करते हैं और इससे हमें रिलेटिव रिस्क और ऑड रेशो का पता चल जाता है। फिर हमें अंदाज़ा होता है कि कौन से लोगों को डिजीज़ था और कौन से लोगों को डिजीज़ नहीं था। जिस तरह हम प्रेवलेंस ऑफ हार्ट डिजीज़ इन स्टडी सैंपल, तो हार्ट डिजीज़ का प्रेवलेंस आप मालूम करते हैं तो आपसे फिर क्या हो जाता है, ये आपके पास एक स्नैपशॉट है, देखो पाई चार्ट की सूरत में, कि आप देखते हैं कि कितने लोगों को हार्ट डिजीज़ है और उनका फिर रिस्पेक्टर कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल पुअर डाइट है उन लोगों में, या वो स्मोकिंग कर रहे हैं, या वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल थे, या वो अल्कोहलिक थे। तो आप उससे की वजह से आपको पता चल जाता है और आप इससे फिर हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं।
अब इस हर एक स्टडी के जितनी भी हम स्टडी पढ़ेंगे, क्रॉस सेक्शन है, किस स्टडी है, किस रिपोर्ट है, किस सीरीज़ है, कोहोर्ट स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल ना RCT NRCT है, जितनी भी स्टडी, हर एक स्टडी के अपने लिमिटेशन है और उसके अपने एडवांटेजेस है। तो क्रॉस सेक्शन स्टडी के कौन कौन से एडवांटेज हैं? ये अनकवर एसोसिएशन फॉर फर्दर स्टडी, ये मतलब इनिशियल स्टडी है और इस इनिशियल स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, एक एसोसिएशन की एक बुनियाद कायम हो जाती है कि हाँ एक एसोसिएशन है। फिर उनके अंदर हम फिर फर्दर स्टडीज़ करते हैं इन एसोसिएशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए। हाइपोथेसिस जनरेशन ही होती है इनसे। फिर हमारे पास ये क्विक और चीप है, मतलब ये कि कम टाइम में हम इसको कर सकते हैं, इन पे रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। बेस्ट वे टू डिटरमाइन प्रेवेलेंस मालूम करने के लिए, मतलब कि इन लोगों में कितनी बीमारी है, तो उनको ये हमारे पास एक अच्छा तरीका है। ये हम इसमें क्वेश्चनियर करते हैं। देखो जो आप केप स्टडी करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, आप क्वेश्चनियर बनाते हैं, फिर इस क्वेश्चनियर के ऊपर क्या करते हैं, फिर डेटा कलेक्शन करते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या होती है, क्वेश्चनियर होती है, या आप इंटरव्यू लेते हैं। यूज़फुल फॉर असेसिंग प्रैक्टिस, एटीट्यूड, नॉलेज, बिलीफ, यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, उन चीज़ों के लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद स्टडी है। कैन बी कंडक्टेड टू असेस द हेल्थ केयर नीड ऑफ अ पॉपुलेशन, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप डिजीज़ बर्डन मालूम करते हैं किसी पॉपुलेशन के अंदर, फिर उनमें उनके मुताबिक फिर आप सर्विसेज देते हैं। तो ये क्या है, हेल्थ सर्विसेज की नीड को मालूम करने के लिए कि लोगों को कितनी सर्विसेज की ज़रूरत है, तो उनके मुताबिक आप ये स्टडी करते हैं। फिर आपकी इसकी वजह से आपको डिजीज़ बर्डन मालूम हो जाता है और डिजीज़ बर्डन की वजह से फिर आप हर हेल्थ सर्विसेज को प्लान करते हैं। हेल्पफुल इन एक्सेसिंग एंड मेजरिंग एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, फिर कितने लोगों को सर्विस मिलनी चाहिए और उनकी क्या क्या यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, तो आप इसके ज़रिए से मालूम करते हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिजीज़ एंड वेरियस वेरिएबल, डिजीज़ और मुख्तलिफ वेरिएबल के दरमियान आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ का भी पता चल जाता है। तो ये सारे क्या है, उसके एडवांटेज है, उसकी डिजीज़ के बर्डन का आपको पता चल जाता है। तो ये क्रॉस सेक्शन स्टडी की एडवांटेज है। उसकी डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक या लिमिटेशन भी है, उसमें टेम्पोरल या टाइम सीक्वेंस नहीं है। सो गिवन नो इन्फॉर्मेशन वेदर विच आउटकम, अब आपको ये टेम्पोरल सीक्वेंस का मतलब ये है कि आपको ये पता नहीं चल जाता कि डिजीज़ की वजह से लोग एक्सपोज हो गए हैं या एक्सपोजर की वजह से डिजीज़ हो गया है। फॉर एग्जांपल, अगर लोगों को ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन हो गया है, तो आया हाइपरटेंशन जो है ये डाइट की वजह से हो गया है या हाइपरटेंशन की वजह से लोगों का डाइट चेंज हो गया है। तो मतलब आपको काज और डिजीज़ का पता नहीं चल जाता। गिव नो आइडिया अबाउट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, जिस तरह हमने पढ़ा था, हमें इसका पता नहीं चलता इसमें। गिविंग नो मेजर ऑफ न्यू केसेस अकरेंस, आपको इससे इंसिडेंट्स का, प्रेवेलेंस का तो पता चल जाता है, लेकिन न्यू केसेस इंसिडेंट्स का पता नहीं चलता। नॉट यूजफुल फॉर रेयर एक्सपोजर, अगर एक्सपोजर रेयर है मतलब कम एक्सपोजर है या आउटकम कम है, कम डिजीज़ में आप इसको मालूम नहीं करते। मतलब अगर ज़्यादा लोगों में डिजीज़ है और उसका एक्सपोजर भी ज़्यादा है तो उनमें आप ये स्टडी कर सकते हैं। तो इन लिमिटेशंस और इन एडवांटेज को आप जहन में रखेंगे और उसके मुताबिक अगर आप इसका आपको पता है कि क्रॉस सेक्शन स्टडी हम कब करेंगे और उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, इन चीज़ों का अगर आपको पता चलेगा तो उसकी वजह से फिर आप जो है रिसर्च में आप इस स्टडी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो फिर हमारे पास एक दूसरा स्टडी डिज़ाइन है, कोहोर्ट स्टडी डिज़ाइन। उसमें आप क्या करते हैं, आप पॉपुलेशन से स्टार्ट लेते हैं, फिर उनमें आप क्या करते हैं, नॉन रेंडमाइजेशन का मतलब ये है कि आप उसमें ये नहीं करते कि आप रेंडमली लोगों को सेलेक्ट करते हैं, बल्कि आप उसमें नॉन रेंडमाइजेशन करते हैं। फिर उसमें आप एक्सपोजर को लेते हैं और नॉट एक्सपोज, यानी वो लोग जो एक्सपोज हो गए हैं और वो लोग जो एक्सपोज नहीं हुए हैं। फिर उसमें आप मालूम करते हैं कि किन लोगों को डिजीज़ हुआ है और किन लोगों को डिजीज़ नहीं हुआ है। तो ये आपके पास क्या है, कोहोर्ट स्टडी का बेसिक डिज़ाइन है। तो कोहोर्ट स्टडी क्या है, ये फॉलो अप स्टडी है। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन स्टडी के बाद एक दूसरी स्टडी है जिसमें हम क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं कि जो लोग एक्सपोज हो गए हैं उनमें हम देखना चाहते हैं कि डिजीज़ होती है कि नहीं होती, तो इसमें हम ये करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, बिकॉज द डेटा ऑन एक्सपोजर एंड डिजीज रेफर टू डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, कोर्स आर आल्सो लॉन्गिट्यूडनल इसलिए हैं कि इनमें हम फ्यूचर की तरफ जाते हैं। और ये प्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब है हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो इसको मुख्तलिफ नाम देते हैं, या इसको हम फॉलो अप भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव भी देते हैं। इन सब का मतलब ये है कि हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाते हैं। यानी
अभी लोग एक्सपोज हो गए हैं और उनमें हम देखना चाहते हैं कि उनमें हम डिजीज़ है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग जो है वो एक्सपोज हो गए हैं टू टू स्मोकिंग, और फिर उसमें हम देखते हैं कि उनमें लंग कैंसर डिवेलप होता है कि नहीं होता। तो ये हमारे पास फॉलो अप स्टडी है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और प्रोस्पेक्टिव स्टडी है। तो कोहोर्ट हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का कोहोर्ट है। एक बर्थ कोहोर्ट है। बर्थ कोहोर्ट में ये होता है कि इसमें सब उन तमाम इंडिविजुअल्स को हम लेते हैं जो कि इकट्ठे एक जगह पैदा हुए हैं। फिर हमारे पास इंसेप्शन कोहोर्ट है। उसमें हमारे पास क्या है, जिसके फैक्टर सेम है, उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन होते हैं, तो फिर उसमें हम वो उन लोगों को हम लेते हैं। फिर हमारे पास एक्सपोजर, जिसका एक्सपोजर सेम होता है। फॉर एग्जांपल वो एक किस्म की रेडिएशन को एक्सपोज्ड है, तो हम उसको एक्सपोजर कोहोर्ट कहते हैं। डिजीज़ कोहोर्ट वो तमाम लोग हम उसमें लेते हैं जिनको एक तरह की डिजीज़ है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कोहोर्ट्स होते हैं। जिस तरह हम अब हमारे पास कोहोर्ट स्टडी में अगर हम फॉर एग्जांपल रिसर्च कर रहे हैं और हम कोहोर्ट स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से लोग एक्सपोज्ड हैं और कौन से लोग एक्सपोज्ड नहीं हैं। फिर हमारे पास हम उसको देखेंगे जो लोग एक्सपोज्ड हैं उनमें डिजीज़ डेवलप होता है कि नहीं होता, और जो लोग एक्सपोज नहीं हुए उनमें डिजीज़ डेवलप होता है कि नहीं होता। तो फिर हम डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ या आउटकम को देखते हैं। फिर हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं कि आया वो लोग जो एक्सपोज हुए हैं उनको डिजीज़ हुआ है कि नहीं हुआ, और वो लोग जो एक्सपोज नहीं हुए हैं उनको डिजीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर उसके मुताबिक हम क्या क्या करते हैं, फिर हम उसके मुताबिक हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं या उसको टेस्ट करते हैं कि वो लोग इनको डिजीज़ क्यों नहीं हुआ और उन लोगों को क्यों हो गया है। इसकी वजह से हमें काज का पता चल जाता है। ये देखो पॉपुलेशन है, हमने पॉपुलेशन को डिफ़ाइन कर लिया कि कौन सी पॉपुलेशन है। फिर वो लोग जिसको डिजीज़ नहीं था तो उसको हमने कहा कि वो लोग जो एक्सपोज थे, और फिर वो जो एक्सपोज नहीं थे। फिर वो लोग जिनको डिजीज़ हो गया और वो जिसको डिजीज़ नहीं हुआ, और जो एक्सपोज नहीं थे उनको डिजीज़ हुआ कि डिजीज़ नहीं हुआ। तो ये हमारे पास कोहोर्ट स्टडी है कि हम जो है क्या करते हैं, डिजीज़ फ्री इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं। फिर हम उसमें एक्सपोजर स्टेटस मालूम करते हैं। एक्सपोजर स्टेटस को मालूम करने के बाद हम उसमें डिजीज़ स्टेटस मालूम करते हैं। तो हमारे पास प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट है और एक रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट है। प्रोस्पेक्टिव जो है उसमें एक कंकरेंट या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम इसको कहते हैं। दूसरा रिट्रोस्पेक्टिव हम इसको नॉन कंकरेंट या हिस्टोरिकल कोहोर्ट भी कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क को आप लोग जो है गौर से सुन लें। प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट जिस तरह ये है कि हमारे पास एक इंडिविजुअल है, वो एक्सपोजर है उसकी, वो एक्सपोज हुआ है, उसमें हम मालूम करते हैं कि वो उसको डिजीज़ डेवलप होता है कि नहीं होता। रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट में ये होता है कि हम पास्ट हिस्ट्री से, फॉर एग्जांपल हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, हमारे पास हॉस्पिटल में रजिस्टर होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, हम उन रिकॉर्ड से एक्सपोजर स्टेटस मालूम करते हैं कि उनमें वो लोग एक्सपोज हुए थे या नहीं हुए थे। और अभी जाकर करंटली हम उनके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि आया उसको डिजीज़ डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसमें जो एक्सपोजर स्टेटस है वो हम रजिस्टर्स या प्रीवियस रिकॉर्ड से मालूम करते हैं, और जो आपके पास डिजीज़ है हम उसको करंटली मालूम करते हैं। लेकिन प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट में कि हम क्या करते हैं, हम जो है डिजीज़ एक्सपोजर मालूम करते हैं, एक्सपोजर के बाद डिजीज़ डेवलपमेंट हम देखते हैं। इसके बाद इन्हीं देखो, ये आपके पास प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट है कि हमारे पास एक्सपोजर मालूम करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डिजीज़ डेवलप होता है कि नहीं होता। रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट में हम क्या देखते हैं कि हम प्रीवियस रिकॉर्ड से एक्सपोजर स्टेटस मालूम करते हैं, फिर हम उसमें डिजीज़ स्टेटस मालूम, करंटली हम डिजीज़ स्टेटस मालूम करते हैं। इसकी मैं रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट की मैं एग्जांपल देता हूँ कि इसको फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि एक्सपोज थे, कोविड को एक्सपोज थे। कोविड को फॉर एग्जांपल 2020 में वो एक्सपोज थे, और आप करंटली आज के दिन आप जाकर उनमें मालूम करते हैं। आज के दिन फॉर एग्जांपल 15 अगस्त 2022 में आप मालूम करते हैं कि अभी उसको कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी एक्सपोजर स्टेटस उसका पहले से मालूम था और डिजीज स्टेटस आप आज मालूम करते हैं। तो ये कौन सी स्टडी है? रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी है। तो ये वही कोहोर्ट है कि नॉन नॉर्मलाइजेशन है, फिर एक्सपोजर स्टेटस आप मालूम करते हैं, फिर आप उसमें डिजीज स्टेटस को मालूम करता है। ये पहले स्लाइड में हमने इसको किया था। तो प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट है कि इसमें आपने एक्सपोजर स्टेटस से स्टार्ट लिया, फिर आपने उसको फॉलो किया और आपने देखा कि उसको डिजीज़ डेवलप होता है कि नहीं होता।
फिर आपके पास रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट है, आपने एग्जिस्टिंग डेटा को देखा जो आपके पास रिकॉर्ड था, उनमें आपने एक्सपोजर स्टेटस को मालूम किया कि आया वो लोग एक्सपोज थे कि नहीं थे, और आज जाकर प्रेजेंटली आपने उसको डिटरमाइन किया कि उसको डिजीज़ डेवलप हो गया है कि नहीं हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, एक कंबाइंड है दूसरा हमारे पास। कंबाइंड में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर यूज एग्जिस्टिंग डेटा इन अ पास्ट टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन एक्सपोजर स्टेटस, फॉलो देम इन अ फ्यूचर। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कंबाइंड में क्या होता है, उसमें ये होता है कि उसमें प्रीवियस रिकॉर्ड को देख लेते हैं कि आया वो इंडिविजुअल एक्सपोज हुए थे या नहीं हुए थे, तो एक्सपोजर स्टेटस आप रजिस्टर से मालूम करते हैं। फिर जो डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ है उनके लिए आप इंडिविजुअल को फॉलो करते हैं। जो सिंपली प्रोस्पेक्टिव था उनमें आप इंडिविजुअल को करंटली देख रहे थे कि डिजीज है कि नहीं है, लेकिन जो कंबाइंड प्रोस्पेक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव है उसमें आप एक्सपोजर स्टेटस तो आप उनसे प्रीवियस रिकॉर्ड से मालूम करते हैं, डिजीज स्टेटस में आप उनके लिए फॉलो करते हैं कि आया उसमें डिजीज डेवलप होता है कि नहीं होता, तो ये कंबाइंड में आ जाता है। तो कोहोर्ट स्टडी डिज़ाइन जो है उसमें आप क्या क्या चीज़ें मालूम करते हैं, उससे इंसिडेंस का पता चल जाता है, रिस्क का रिलेटिव रिस्क का पता चल जाता है, एट्रीब्यूटेबल रिस्क का पता चल जाता है। अब इंसिडेंस रिस्क आपको किस तरह पता चल जाता है, आप पहले सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को, फिर आप उसमें मालूम करते हैं कि कौन से लोग एक्सपोज है और कौन से एक्सपोज नहीं है, फिर आप उसमें देखते हैं कि कौन से लोगों को डिजीज़ होता है और कौन से लोगों को डिजीज़ नहीं होता। ये वही 4x4 टेबल है, ये वही 4x4 टेबल है। तो उससे आप इसको इंसिडेंस मालूम करते हैं कि इंसिडेंस इन एक्सपोज कितना है, तो इंसिडेंस इन एक्सपोज का फार्मूला क्या है, E/A+B। इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज का कौन सा फार्मूला है, C/C+D। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, फिर उसका इंसिडेंस आ जाता है, इंसिडेंस रेट आ जाता है। फिर रिलेटिव रिस्क हमने पहले स्लाइड में हमने कवर किया था कि हम इसको किस तरह क्या कौन सा फार्मूला, इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड। इंसिडेंट एक्सपोज का क्या है, A/A+B, इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज का क्या है, C/C+D। इनमें आप वैल्यू पुट ऑफ करेंगे तो आपके साथ रिलेटिव रिस्क आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 to जिसकी वैल्यू 1 भी आ सकता है, लेस देन 1 भी आ सकता है, एंड ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है। अगर उसकी वैल्यू लेस देन 1 आ जाता है तो नेगेटिव एसोसिएशन, ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो पॉजिटिव एसोसिएशन, इक्वल टू 1 आ जाता है तो नो एसोसिएशन। फिर एट्रीब्यूटेबल रिस्क है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क जो है पिछले स्लाइड में इसका जिक्र था, लेकिन अब हम आज इसमें भी कवर करते हैं। एट्रीब्यूटेबल रिस्क का मतलब है द अमाउंट और प्रोपोर्शन ऑफ डिजीज इंसिडेंट दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफिक एक्सपोजर। एक स्पेसिफिक एक्सपोजर की वजह से, फॉर एग्जांपल एक एक्सपोजर की वजह से कितना डिजीज, कितना % ऑफ डिजीज हो जाता है, इसको हम एट्रीब्यूटेबल, यानी एक एक्सपोजर को कितना एट्रीब्यूट करेंगे आप टुवर्ड द डिजीज़। तो इसका आप क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला है, फार्मूले के थ्रू क्या करेंगे आप, फार्मूले के थ्रू क्या करेंगे, इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड प्लस इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड। तो इसका फार्मूला हम आगे जाकर भी डिस्कस करेंगे। यूजफुल फॉर रेयर एक्सपोजर। अब कोहोर्ट स्टडी के कौन से एडवांटेज है, कि अगर कोई एक्सपोजर रेयर है इसके आप तब कोहोर्ट स्टडी करेंगे, या कोई आउटकम ज़्यादा है, मतलब एक से ज़्यादा डिजीज़ है लोगों में, तो उनको भी आप क्या करेंगे, कोहोर्ट स्टडी करेंगे। इंसिडेंस ऑफ द आउटकम, इनसे आपको इंसिडेंस का पता चल जाता है। दूसरा, आपको टेम्पोरल रिलेशनशिप का पता चल जाता है। आपको फॉर एग्जांपल ये पता चल जाता है कि वाकई इन एक्सपोजर स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो गया है। ठीक है, आपको मतलब यह है कि एक्सपोजर का पता चल जाता है, और इसमें बायसेस भी कम हो जाते हैं। समटाइम द ओनली इथिकल और लीगल वे टू डू स्टडी, फॉर एग्जांपल कभी कभार इस तरह हो जाता है कि हम केस कंट्रोल स्टडी या क्रॉस सेक्शन स्टडी एथिकली रॉन्ग होता है, तो फिर हम कोहोर्ट स्टडी एथिकली सही होता है, तो हम वो करते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन नेस्टेड केस कंट्रोल मल्टीवेरिएबल एनालिसिस कैन बी अप्लाइड, तो हम उसके लिए फिर बाकी स्टडी करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, रेयर आउटकम अगर है, रेयर आउटकम का मतलब है कि अगर कोई डिजीज़ रेयर है तो उसके लिए हम ये स्टडी नहीं कर सकते। इफ रेट्रोस्पेक्टिव दे रिलाई ऑन एडुकेसी ऑफ रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट करते हैं तो इसमें हमने क्या कहा था कि हम प्रीवियस रिकॉर्ड से एक्सपोजर स्टेटस मालूम करते हैं, तो अगर आपके पास प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो सही नहीं है तो आप फिर नहीं कर सकते। एक्सपोज में भी फॉलो क्लोजली देन अनएक्सपोज। अब उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो लोग एक्सपोज होते हैं तो उनमें बायसेस आ जाते हैं, तो आप इनको ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो लोग एक्सपोज नहीं होते तो आप इसको कम फॉलो करते हैं, या आप उसको इंटरेस्ट के साथ फॉलो नहीं करते, जो एक्सपोज होते हैं उसको आप इंटरेस्ट के साथ फॉलो करते हैं, तो इनका ये ड्रॉबैक है। ए प्रोस्पेक्टिव दे कैन बी
वेरी एक्सपेंसिव एंड स्लो। इसमें यह है ना कि आप 5 साल के साथ तक भी लोगों को फॉलो करते हैं, 10 साल तक भी फॉलो करते हैं, तो इनको फॉलो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ये काफ़ी टाइम लेता है, काफ़ी लेंथी स्टडी है ये, इसलिए ये स्टडी जो है इसकी ये ड्रॉबैक है। अब इसमें लास्ट टू फॉलो भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप 5 साल 10 साल तक लोगों को फॉलो करते हैं तो इसमें ये भी हो सकता है कि वो लोग जो हैं लॉस हो सकते हैं आपकी स्टडी से, तो इसमें ये भी एक नुकसान हो जाता है। दूसरा आपके पास एक केस कंट्रोल स्टडी है। असल में ये केस कंट्रोल स्टडी जो है प्रायोरिटी में ये कोहोर्ट स्टडी से मतलब पहले हमारे पास सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शन स्टडी करते हैं सिंपली, फिर अगर क्रॉस सेक्शन स्टडी हम नहीं कर सकते फिर हम केस कंट्रोल करते हैं, अगर हम वो नहीं कर सकते तो हम कोहोर्ट करते हैं प्रायोरिटी बेस पे। लेकिन उसके हर एक स्टडी की अपनी इंडिकेशन है कि कब हम कौन सी स्टडी करते हैं। ये भी हो सकता है कि हम जो है किसी खास सिचुएशन के ऊपर हम केस स्टडी कर सकेंगे, हम कोहोर्ट स्टडी वहाँ पे नहीं कर सकते, तो हर एक स्टडी के लिमिटेशन और उसको हमें जानना ज़रूरी है। तो केस कंट्रोल स्टडी हम क्या है, इसमें हम मेनली आप लोग समझिए कि हमें इसमें एक केस लेते हैं, दूसरी तरफ हम इसमें कंट्रोल लेते हैं। एन एनालिटिकल बायोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन इन विच इंडिविजुअल who have the disease under study also called the case are compared to individual free of the disease। तो हम इसमें दो ग्रुप्स को लेते हैं, एक वो ग्रुप जिसको डिजीज़ है और दूसरा वो ग्रुप जिसको डिजीज़ नहीं है। जिन लोगों को डिजीज़ है हम उसको केस कंसीडर करेंगे और जिन लोगों को डिजीज़ नहीं हम इसको कंट्रोल कंसीडर करेंगे। फिर हम उसमें देखते हैं कि आया केसेस को क्यों डिजीज़ है और जो कंट्रोल है इसको डिजीज़ क्यों नहीं है। तो क्यों का अगर हम क्यों के पीछे जाएंगे तो हम इसके काज का पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं उसमें काज ऑफ द डिजीज़ मालूम करते हैं। एक्सपोजर डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड एक्सपोजर आर हेल्पफुल टू फाइंड द पोटेंशियल रिस्क और प्रोटेक्टिव फैक्टर। या तो हमें प्रोटेक्टिव फैक्टर का पता चल जाता है या हमें रिस्क का पता चल जाता है। तो हमें इसमें भी एसोसिएशन का पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल एक एक्सपोजर और डिजीज़ के दरमियान एसोसिएशन है कि नहीं है। अच्छा, तो एग्जामिन द पॉसिबल रिलेशन ऑफ एक्सपोजर टू सर्टेन डिजीज़। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि लंग कैंसर जो है उसका स्मोकिंग के साथ एसोसिएशन है कि नहीं है, या फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि साल्ट का हाइपरटेंशन पर इम्पेक्ट है कि नहीं है। तो अगर हम ये रिलेशन मालूम करते हैं, रिलेशन मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम दो ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप में हम वो लोग शामिल करेंगे जिनको लंग कैंसर और हाइपरटेंशन है, उसको हम केसेस में कंसीडर करेंगे। दूसरा हम वो ग्रुप कंसीडर करेंगे कि जिसको हाइपरटेंशन या लंग कैंसर नहीं है। फिर हम उसमें देखना चाहते हैं कि आया वो लोग जिनको हाइपरटेंशन है वो कौन सी चीज़ों को एक्सपोज हो गए हैं और वो लोग जिनको हाइपरटेंशन नहीं है वो किन चीज़ों को एक्सपोज हो गए हैं। तो हमें इसकी वजह से रिस्क या प्रोटेक्टिव फैक्टर का पता चल जाता है। फिर तो हम इसमें क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। किस चीज़ के बारे में हम कंपैरिजन करते हैं, रिस्क डिजीज़ का और एक्सपोजर का हम कंपैरिजन हम करते हैं। केस का और कंट्रोल का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और उसकी वजह से हमें रिस्क फैक्टर का पता चल जाता है। दूसरी बात यह है कि ये ऑलवेज रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है। तो आपको एमसीक्यूज आ जाए। कोहोर्ट स्टडी जो है, कोहोर्ट स्टडी में हम प्रेजेंट से मैंने कहा था कि हम फ्यूचर की तरफ जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पास्ट से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट की तरफ आते हैं। फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट हम क्या करते हैं, फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट की तरफ हम आते हैं। और जो हमारे पास कोहोर्ट स्टडी है हम उसमें प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस है मेन। A case control is usually conducted before a cohort or experimental to identify the possible etiology of a disease। तो हम इसमें क्या करते हैं, मोस्टली हमने कहा था कि प्रायोरिटी बेस में हम सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं यूजुअली, फिर हम जो है केस कंट्रोल स्टडी करते हैं, फिर हम जाके हम क्या करते हैं, हम कोहोर्ट स्टडी करते हैं। इट कास्ट रिलेटिव रिलेशन कैन बी कंडक्ट इन अ शॉर्टर टाइम। तो ये कोहोर्ट स्टडी ज़्यादा टाइम लेता है, सबसे कम टाइम क्रॉस सेक्शन स्टडी लेता है, फिर केस कंट्रोल लेता है, फिर हमारे पास कोहोर्ट स्टडी लेते हैं। फॉर अ गिवन डिजीज अ केस कंट्रोल कैन इन्वेस्टिगेट अ मल्टीपल एक्सपोजर। हम जो है ये इसकी एडवांटेज ये है कि हमें एक डिजीज़ के बारे में ज़्यादा एक्सपोजर का पता चल जाता है, कि हमें मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर का पता चल जाता है। अ केस कंट्रोल स्टडी इज प्रेफर्ड व्हेन द डिजीज इज रेयर। अब हमने कोहोर्ट स्टडी पढ़ा था कि हम उसको रेयर डिजीज़ के लिए नहीं कर सकते, लेकिन केस कंट्रोल स्टडी को हम रेयर डिजीज़ के लिए कर सकते हैं। अब इसका क्या है, कैन बी कैरियड आउट क्विकली एंड क्वाइट चीपली। ये क्विकली हम कर सकते हैं, कोहोर्ट स्टडी को हम क्विकली नहीं कर सकते थे। यूजफुल फॉर रेयर डिजीज एंड आउटकम और कैन स्टडी मल्टीपल एक्सपोजर। तो इनको रेयर डिजीज़ और मल्टीपल एक्सपोजर के लिए हम ये स्टडी कर सकते हैं।
कैन बी आइडियल फॉर स्टडी ऑफ अ रेयर डिजीज और दोज विद अ लॉन्ग लेटेंसी। अगर कोई डिजीज़ की लेटेंसी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल जो क्रोनिक डिजीज़ है, इसके लिए आप क्रोनिक जो केस कंट्रोल स्टडी है वो आप कर सकते हैं। कंपेयर ऑर्डर ऑफ एक्सपोजर बिटवीन केस एंड कंट्रोल, तो हम इसके लिए ऑर्डर रेशो मालूम करते हैं। और ऑर्डर रेशो की वैल्यू होती है 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। हमें इससे पता चल जाता है अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब यह है कि एसोसिएशन पॉजिटिव है, अगर लेस देन 1 है तो हम कहते हैं कि एसोसिएशन नेगेटिव है। अगर हमारे पास जो है ना इक्वल टू 1 है तो हम कहते हैं कि नो एसोसिएशन। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि आपको कंट्रोल सेलेक्ट करना होगा और केसेस सेलेक्ट करने होंगे, इनका सिलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये कि इंफॉर्मेशन बायस हो जाती है। इंफॉर्मेशन बायस का मतलब ये है सिमिलर अकर्ड, तो इसमें रिकॉल, इसमें ये होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई लोग एक्सपोज है तो आप उससे एक्सपोजर स्टेटस जब मालूम करना चाहते हैं तो उन लोगों को याद नहीं रहता, मतलब ये 5 साल या 1 साल प्रीवियस लोगों को याद नहीं रहता कि मैं किन किन चीज़ों को एक्सपोज था, तो रिकॉल बेस इसमें हो जाता है यूजुअली। सिलेक्शन बेस स्पेशली रिगार्डिंग सिलेक्शन बायस भी हो जाता है, आप केसेस और कंट्रोल को प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं कर पाते। कैन नॉट एस्टेब्लिश सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, टेम्पोरल रिलेशनशिप, एक्सपोजर और डिजीज़ का आप उसमें सही तरह से प्रॉपरली नहीं कर सकते। ये आप प्रॉपरली कोहोर्ट स्टडी में टेम्पोरल रिलेशनशिप मालूम करना चाहते हैं। इसकी एक ड्रॉबैक है कि उसको आप रेयर एक्सपोजर की तरफ नहीं कर सकते, उसके लिए आप कोहोर्ट स्टडी कर सकते हैं। जिन चीज़ों के लिए आप कोहोर्ट स्टडी नहीं कर सकते उनके लिए आप केस कंट्रोल स्टडी करेंगे, जिन चीज़ों के लिए आप केस कंट्रोल स्टडी नहीं कर सकते उसके लिए फिर आप कोहोर्ट स्टडी करते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, फिर आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी आ जाता है, दूसरा स्टडी डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या होता है, हम रेंडमाइजेशन करते हैं। रेंडमाइजेशन का मतलब यह है कि हम उसमें लॉटरी जिस तरह सिस्टम होता है कि हम उसमें क्या करते हैं, हर ग्रुप में हर एक को हम इक्वल चांस देते हैं। रेंडमाइजेशन का मतलब है इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, मतलब हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर 10 लोग हैं, मैं उसमें लॉटरी करता हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल उनमें मैं नाम लिखता हूँ सबको और फिर उसको मैं क्या करता हूँ, मिक्सअप करता हूँ, फिर जिसका नाम निकल आए उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, बायस उसमें नहीं होता, उसमें क्या होता है, उसमें रेंडमाइजेशन होती है। तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नाम से भी जाहिर है कि इसमें हम रेंडमाइजेशन करते हैं, हर एक को हम इक्वल चांस देते हैं। An epidemiological experiment in which subjects in a population are randomly allocated into group, usually called study and control group, to receive and not receive an experimental, preventive or therapeutic procedure, maneuver or intervention। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 ग्रुप बनाते हैं। एक वो ग्रुप जिसको हम ट्रीटमेंट देते हैं, दूसरा वो ग्रुप जिसको हम ट्रीटमेंट नहीं देते। तो हम इसमें 2 ग्रुप्स बनाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, इसका ये 3 वर्ड से बना है, रेंडमाइज, फिर कंट्रोल और फिर ट्रायल। रेंडमाइज का क्या मतलब है, एलोकेशन, जिस तरह मैंने बताया कि हर एक को इक्वल चांस देना। फिर कंट्रोल का क्या मतलब है, अ कंट्रोल ग्रुप इज़ यूज टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, मतलब एक दूसरा हम ग्रुप लेते हैं उसके साथ साथ, जिसको हम फॉर एग्जांपल प्लेसेबो वगैरह देते हैं। एक ग्रुप को हम एक्चुअल ट्रीटमेंट करवाते हैं, दूसरे को हम प्लेसेबो देते हैं, तो वो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप आ जाता है। कंपैरिजन के लिए हम करते हैं। फिर हमारे पास ट्रायल का क्या मतलब है, एक्सपेरिमेंट है कि हम उसमें ये देखना चाहते हैं, हम इंटरवेंशन करते हैं और ये देखना चाहते हैं कि वाकई इस ट्रीटमेंट का या इस इंटरवेंशन का कोई फ़ायदा है कि नहीं है। तो आरसीटी का प्रोसीजर क्या है, हम सबसे पहले एक पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं, फिर पॉपुलेशन हमारे पास एक, उससे हम टारगेट पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं, फिर उनसे हम सैंपल ले लेते हैं, फिर सैंपल से हम क्या करते हैं, उसकी रैंडम एलोकेशन करते हैं। रैंडम एलोकेशन का मतलब है कि उसमें हम जो है रैंडमली लोगों को सेलेक्ट करते हैं, फिर उनमें हम 2 ग्रुप बनाते हैं, एक इंटरवेंशन, एक कंट्रोल ग्रुप। इंटरवेंशन ग्रुप हमारे पास वो होता है कि जिसको हम ट्रीटमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई न्यूट्रिशनल डाइट है, आप उसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप को क्या कहते हैं, वो डाइट दे देते हैं। दूसरा वो ग्रुप रखते हैं जिसको आप वो डाइट नहीं देते, लेकिन उनकी तरह आप सिमिलर उनको वो डाइट देते हैं ताकि उन लोगों को कोई पता ना चल जाए। बायसेस को कम करने के लिए हम ये चीज़ करते हैं। और आप फिर देखना चाहते हैं कि उस ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट आ जाता है, क्या आउटकम आ जाता है, फिर आप उसको पता चल जाता है कि आपका पता चल जाता है कि वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव है कि नहीं है। इसलिए जितनी भी जो ड्रग्स डिस्कवर होते हैं तो सबसे पहले, या जो फॉर एग्जांपल अभी मैं रिसेंट एग्जांपल जो कोविड वैक्सीन थे, तो उसमें कोविड वैक्सीन में उसने क्या किया, वो जो वैक्सीन थे वो डेवलप कर लिए, फिर उन्होंने एनिमल पे पहले चेक कर लिए, फिर उन्होंने ह्यूमन पे चेक कर लिए। तो इसको किस तरह चेक किया जाता है, इसको इस तरह चेक किया जाता है कि पहले रेफरेंस पॉपुलेशन लेते हैं, फिर पॉपुलेशन टारगेट पॉपुलेशन लेते हैं, फिर उसमें से ग्रुप ऑफ लोगों को लेते हैं, फिर उन लोगों में
क्या करते हैं, 2 ग्रुप बनाते हैं। एक वो ग्रुप जिसको कोविड वैक्सीन देते हैं, दूसरा वो ग्रुप जिसको कोविड वैक्सीन नहीं देते। अब जिन लोगों को कोविड वैक्सीन मिला है उनमें कोविड दोबारा होता है कि नहीं होता, और जिन लोगों को कोविड वैक्सीन नहीं मिला है उनमें दोबारा कोविड होता है कि नहीं होता। फिर उसमें देखते हैं, आउटकम्स देखते हैं, और उसके मुताबिक फिर देखते हैं कि आया कोविड इफेक्टिव है कि नहीं है, जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। तो इसमें क्या होता है, रेंडमाइजेशन होता है टू कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंट। 2 ग्रुप बनाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक हमारे पास क्या एक्सपेरिमेंटल। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि इसमें हम इक्वल चांस देते हैं दोनों ग्रुप्स को। द रिसर्चर, तो कंट्रोल क्या होता है, द रिसर्चर इंट्रोड्यूस 1 और मोर कंट्रोल ग्रुप टू कंपेयर विद एक्सपेरिमेंटल। अब कंट्रोल ग्रुप एक भी हो सकता है या 2 ग्रुप्स में हो सकते हैं। दूसरा मैनिपुलेशन, द रिसर्चर डज समथिंग टू 1 ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट इन अ स्टडी। मैनिपुलेशन का क्या मतलब है कि इनमें इंटरवेंशन करते हैं, मतलब कोई चीज़ उसमें देते हैं, जिस तरह डाइट देते हैं या ड्रग का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो ड्रग देते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें देते हैं। द स्ट्रेंथ इज दैट बाय, तो इस स्टडी की स्ट्रेंथ क्या है, इसमें रेंडमाइजेशन है, इक्वल चांस है हर एक को, तो हमारी बायसेस इसमें नहीं होती, इसलिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये सबसे अच्छी स्टडी कौन सी है, ARCT है हमारे पास। तो हम ये वही चीज़ें हैं कि हम डिफाइन पॉपुलेशन लेते हैं, फिर हम इसमें सब्जेक्ट लेते हैं, रेंडमली एलोकेट करते हैं, इनमें हम फिर 2 ग्रुप्स बनाते हैं। फिर हम इसमें हमारे पास एक स्टडी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, दूसरा कंपैरिजन के लिए एक ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। फिर हम इसमें से डेटा कलेक्शन करते हैं बिफोर इंटरवेंशन, इससे भी डेटा कलेक्ट करते हैं बिफोर इंटरवेंशन। फिर हम इसमें भी इंटरवेंशन करते हैं, इसमें हम इंटरवेंशन नहीं करते। फिर हम उसमें इंटरवेंशन के बाद डेटा कलेक्ट करते हैं कि उसका क्या इम्पेक्ट आया इंटरवेंशन का, इसका भी हम देखते हैं कि बगैर इंटरवेंशन के इसका क्या इम्पेक्ट आया, तो हमें इससे रिजल्ट मिल जाता है। ये जो है ये वही स्लाइड्स है। रेंडमाइजेशन भी वही है कि हम इक्वल चांस देते हैं विदाउट टू प्रेडिक्ट, हम इसमें अपना इंटरेस्ट भी नहीं देखते, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर नहीं करते, विदाउट प्रेडिक्शन हम इसमें इक्वल चांस देते हैं। तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिल जाता है, इसका प्राइमरी पर्पज़ ये है कि हमें बायसेस इसमें खत्म हो जाए, इसमें गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, अवॉइड प्रेडिक्टेबिलिटी, हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते खुद से, हम जो है अंदाज़ा फिर नहीं लगा सकते, ये इसका प्राइमरी पर्पस है। सेकेंडरी पर्पस क्या है, अचीव कंपेरेबिलिटी बिटवीन अ ग्रुप। तो हमारे पास क्या होता है, जो ग्रुप्स होते हैं उसमें हम कंपैरिजन फिर कर सकते हैं इजीली, और हम उसमें हमारे पास हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि हम इससे इसको फ़ायदा होगा, इस ड्रग से फ़ायदा होगा इसको, या इसका इफ़ेक्ट होगा, तो हम उसमें हम उसको गारंटी नहीं कर सकते, बल्कि दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरे एक हमारे पास रेंडमाइजेशन की एक टाइप है स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन। स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन में हम स्ट्रेटा बनाते हैं, स्ट्रेटा का मतलब है कि हम ग्रुप्स बनाते हैं। फिर अच्छा, तो मैं स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन का समझा रहा था। स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन जो है, रेंडमाइजेशन में हमने पढ़ा कि इसमें हम रेंडम एलोकेशन करते हैं, हर एक को हम इक्वल चांस देते हैं कि हम वो हमारी स्टडी का हिस्सा बन जाए। तो रेंडमाइजेशन स्ट्रेटिफाइड में हमने जिस तरह का कि हम उसमें फर्दर ग्रुप्स बनाते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 100 पेशेंट्स हैं उसके ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो हम उसमें से मेल के अलग कैटेगरी बना लेते हैं, फीमेल के अलग कैटेगरी बना लेते हैं। फिर मेल में हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं कि यंग कितने हैं और ओल्ड कितने हैं, फिर फीमेल में यंग कितने हैं और ओल्ड कितने हैं। फिर इन सब को हम मिक्सअप करते हैं और उनसे हम कंबाइंडली, फॉर एग्जांपल इनसे हम 180 ले लेते हैं, इनसे हम 120 ले लेते हैं। तो हमें स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन जो है, हर एक ग्रुप को फिर हम फर्दर रेंडमाइज करते हैं। इन ग्रुप में हम फिर इनमें हम रेंडमाइजेशन कर लेते हैं, इनमें कर लेते हैं, इनमें और इनमें। तो आफ्टर रेंडमाइजेशन हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये आ गए और इसका ये टोटल सैंपल साइज आ गया, ये हमारे पास इंटरवेंशनल ग्रुप है और ये कंट्रोल ग्रुप है फॉर एग्जांपल, या ये न्यू ट्रीटमेंट पे है और ये करंट ट्रीटमेंट पे है। हमारे पास 2 ग्रुप्स है। तो इसका फ़ायदा क्या हो जाता है, इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारे पास बायसेस कम हो जाते हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास हर एक ग्रुप को इक्वल चांस मिल जाता है। इसमें देखो, इसमें मेल भी होंगे, इसमें फीमेल भी होंगे, इसमें बड़े भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, जवान भी होंगे, तो इसमें सारे लोग आ जाएंगे। तो हमारे पास बायसेस ख़त्म हो जाएगा, हर एक को इक्वल चांस मिल जाएगा। तो स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन का हमारे पास ये फ़ायदा है। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि इसमें हम रेंडमाइजेशन करते हैं, हर एक ग्रुप को हम इक्वल चांसेस देते हैं। दूसरा ये है कि हम प्रैक्टिकली ये देख लेते हैं कि वाकई इस ड्रग का इफेक्ट है या नहीं है, या इस ट्रीटमेंट का इफेक्ट है या नहीं है। अब दूसरा ये कि ब्लाइंडिंग हम इसमें करते हैं। हम फॉर एग्जांपल ब्लाइंडिंग का मतलब ये, ब्लाइंड जिस तरह हमें पता नहीं होता,
एज ए रिसर्चर हमें पता है या नहीं है, एज ए स्टडी पार्टिसिपेंट हमें पता है कि नहीं है। ब्लाइंडिंग रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ब्लाइंडिंग हम क्यों करते हैं? बायसेस को ख़त्म करने के लिए। रिफर टू कीप एंड ट्रायल पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टिगेटर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब इसको देखो, कीपिंग ट्रायल पार्टिसिपेंट, जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं, जो उसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी आते हैं, या जो असेसर है जो इसको असेस कर रहे हैं, वो इनसे बेखबर होंगे कि कौन सी स्टडी कि किसको क्या मिल रहा है। मतलब इसको ये पता नहीं होगा कि ये हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है और ये हमारे पास कौन सी ग्रुप है, इंटरवेंशन ग्रुप है। दूसरा ये कि उसको ये पता नहीं होगा कि मैं इसको एक्चुअल दवाई दे रहा हूँ और इसको मैं प्लेसेबो दे रहा हूँ। तो मतलब इन सब को पता नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्लाइंडिंग कहेंगे। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये कि हमें इससे बायसेस ख़त्म हो जाती है। मतलब ये कि हमारा उसमें पर्सनल जो वो बायसेस होगा वो ख़त्म होगा। इसका क्या है? ऑब्जेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ऑब्जेक्टिविटी जिसकी अपोजिट सब्जेक्टिविटी है, कि ऑब्जेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए कि हमारे पास एक्चुअल डेटा आ जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? मास्किंग या ब्लाइंडिंग करते हैं। तो कौन कौन से लोगों को, जिस तरह हमने फिर 3-4 लोगों का जिक्र किया कि जो स्टडी पार्टिसिपेंट है उसको हम ब्लाइंड करते हैं, जो केयर गिवर है, जो डेटा कलेक्शन करता है, जो डेटा एनालाइज करता है, जो इन्वेस्टिगेटर है, इन सब को हम ब्लाइंड करते हैं। और लेवल ऑफ ब्लाइंडिंग जो है नॉन ब्लाइंड, ओपन ब्लाइंडिंग है एक हमारे पास। इसकी बेस पे हम ब्लाइंडिंग जो है, हम ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब को हम ब्लाइंड करेंगे, हमारे स्टडी पे डिपेंड करता है। उसमें हम सिंगल ब्लाइंड होता है, डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड। तो इसमें जो ट्रिपल ब्लाइंड है उसमें ये सारे ब्लाइंड हो जाते हैं, उनमें सबको पता नहीं होता कि किसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन ये जो डबल ब्लाइंड या सिंगल ब्लाइंड है, सिंगल ब्लाइंड में पार्टिसिपेंट को पता नहीं होता। जो डबल ब्लाइंड है उसमें क्या होता है कि इसमें इन्वेस्टिगेटर को जो पता होता है, लेकिन उसमें जो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं उसको पता होता है, लेकिन जो डेटा एनालाइज करते हैं उनको पता नहीं होता। दूसरा, हमने एक प्लेसेबो का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो प्लेसेबो एक्चुअली क्या है? जो हम 2 ग्रुप बना रहे थे एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, एक हमारे पास इंटरवेंशनल ग्रुप था, दूसरा कंट्रोल ग्रुप था। जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें हम यूजुअली लोगों को क्या देते हैं? प्लेसेबो देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ग्रुप को टेबलेट देते हैं और उसका हम इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो दूसरे ग्रुप को भी उसी तरह टेबलेट देते हैं, लेकिन उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। वो उसको उस तरह लग रहा होगा कि वाकई मुझे टेबलेट मिल रहा है, कि वो टेबलेट नहीं होगा, उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो एक्चुअली क्या है? एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑपरेशन भी हो सकता है प्लेसेबो, थेरापी भी हो सकती है, केमिकल सोल्यूशन भी हो सकता है, पिल भी हो सकता है, विच इज एडमिनिस्टर्ड इफ इट वर एज ए थेरापी बट विच हैज़ नो थेराप्यूटिक वैल्यू अदर देन प्लेसेबो। इसका कोई थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं होता, बॉडी के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। एक दूसरा नॉन सेबो है, इज अ ट्रीटमेंट लाइक प्लेसेबो बट लेकिन उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो नॉनसेबो और प्लेसेबो में ये डिफरेंस है कि प्लेसेबो का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, नॉनसेबो का हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो जिस तरह हमने कहा कि सिंगल ब्लाइंड कौन सा होता है? सिंगल ब्लाइंड, द सब्जेक्ट आर नॉट नोइंग द ग्रुप टू व्हिच दे आर बिलोंगिंग। जो पार्टिसिपेंट होते हैं, स्टडी पार्टिसिपेंट, उनको पता नहीं होता कि मैं कंट्रोल ग्रुप में हूँ या मैं ट्रीटमेंट ग्रुप में हूँ। दूसरा ये है कि डबल ब्लाइंड में क्या है? नाइदर द सब्जेक्ट नॉट द केयर गिवर इज अवेयर अबाउट द ग्रुप। तो इसमें ना जो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं या जो केयर देते हैं, ना उनको पता होता है और ना पार्टिसिपेंट को पता होता है। ट्रिपल ब्लाइंड में द सब्जेक्ट द केयर गिवर, इनमें सब्जेक्ट भी, केयर गिवर भी और द पर्सन डूइंग द एनालिसिस, जो डेटा एनालिसिस करता है, उनको भी इवन पता नहीं होता। तो इसको हम ट्रिपल ब्लाइंड। तो ट्रिपल ब्लाइंड जिस तरह नाम से भी जाहिर है कि इसमें एक स्टडी पार्टिसिपेंट को पता नहीं होता, दूसरा हमारे पास केयर गिवर को पता नहीं होता, तीसरा हमारे पास डेटा एनालिस्ट को पता नहीं होता। तो ये ट्रिपल ब्लाइंड हो गया हमारे पास। इसके एडवांटेज ये है कि एक्सपोजर हमारे कंट्रोल में होता है। कंट्रोल का मतलब है कि ये हमारी मर्जी होती है कि हम उसको किसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किसको नहीं देंगे। ड्यू टू रेंडमाइजेशन बोथ इंटरवेंशन कंट्रोल ग्रुप है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। हम रेंडमाइजेशन चूँकि करते हैं, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को, इसलिए इन सब लोगों की कैरेक्टरिस्टिक एक तरह की होती है। जिस तरह सब में मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं। बाई ब्लाइंड, क्योंकि हमने कहा हम ब्लाइंड करते हैं, तो ब्लाइंडिंग की वजह से बायसेस हमारी ख़त्म हो जाती है। एक प्रॉपर्ली डिजाइन कंडक्ट इट रिड्यूस द कंफाउंडिंग। जो हमारे पास कंफाउंडिंग जितने भी फैक्टर होते हैं जो हमारे स्टडी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैन कंफर्म और रिफ्यूज एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। इसकी वजह से हम जो हाइपोथेसिस टेस्ट है, सबसे बेस्ट स्टडी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए है वो हमारे पास RCT है। तो आपको अगर MCQs आ जाएँ, द बेस्ट स्टडी
टू प्रूव योर हाइपोथेसिस इज RCT। तो RCT हमारे पास सबसे गोल्ड स्टडी है, बेस्ट मेथड फॉर स्टडी काजल रिलेशनशिप। दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को मालूम करने के लिए जो सबसे बेस्ट स्टडी है वो आपके पास कौन सी है? RCT है। उसकी डिसएडवांटेज भी है, इथिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है ये तो आप ज़्यादती कर रहे हैं, तो आप इथिकल भी इशू आ सकते हैं। ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट, मतलब उसका एक ड्रग का कोई एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। और दूसरा कि ड्यू टू बेनिफिट ऑफ इंटरवेंशन इन ट्रीटेड ग्रुप, प्रोविजन ऑफ प्लेसेबो। फिर इसमें आप प्लेसेबो करते हैं जो कि धोखे वगैरह में भी आ सकता है कि किसी को पता नहीं है, अगर आप इसको कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसको ये पता नहीं है कि ये मुझे क्यों दे रहा है, तो मतलब ये कि उसमें इसका इफेक्ट भी आ जाता है। और ये एक्सपेंसिव भी है क्योंकि आप इसमें प्रैक्टिकली इंटरवेंशन करते हैं। दूसरा एक हमने RCT पढ़ा, एक NRCT है, नॉन रेंडमाइज्ड। नॉन रेंडमाइज्ड किसमें हम रेंडमाइजेशन नहीं करते, बस इसमें ये डिफरेंट है। या इसको क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं। क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल क्या है? क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑलवेज इंक्लूड मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट सर्व एज इंटरवेंशन। One of the most common quasi experimental design use two groups, one of which serve as a control in which no intervention take place. Both group are observed before as well as after intervention to test if the intervention has made any difference. हम फिर देखते हैं, दो ग्रुप बनाते हैं, लेकिन इसमें हम रेंडमाइजेशन सिर्फ नहीं करते, बाकी सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। तो हम इसमें जो हमने पहले स्टेटमेंट पढ़े, तो इसमें इसके ये स्टेप्स है। पहले हम क्या करते हैं? स्टडी ग्रुप बनाते हैं, फिर इसमें हम इंटरवेंशन करते हैं, फिर स्टडी ग्रुप आफ्टर इंटरवेंशन, फिर हम इसमें कंपैरिजन करते हैं, तो फिर कंपैरिजन के बाद हम इसका इफेक्ट देखते हैं। तो हम इसको क्यों चूज़ करते हैं? क्योंकि थोड़ी सी इजी है और एक्सपेरिमेंटल स्टडी से। द सिचुएशन इज द नाइट बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन टू टेस्ट इफ देयर इज एनी डिफरेंस ऑब्जर्व। तो हम देखते हैं कि हमारे इंटरवेंशन से पहले और बाद में क्या डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस को देखते हुए फिर हम डिसाइड करते हैं, हम कंक्लूजन बनाते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं? इसमें भी हम रिलेशन मालूम करते हैं बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम। टिपिकली प्रोवाइड स्ट्रांग एविडेंस कंसर्निंग पर्टिकुलर रिलेशनशिप। तो हमें एविडेंस का पता चल जाता है, काज का पता चल जाता है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है ये एक्चुअली जो काज हम मालूम करते हैं किसी चीज़ का, एक्चुअली जो स्टडी है उसके लिए स्टडी है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, इंटरवेंशनल स्टडी है। फिर उसमें दो किस्म के, एक RCT है और एक NRCT है। तो सबसे पहले जब हम कोई भी चीज़ टेस्ट करते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं, तो हम एनिमल पे करते हैं। फिर जो है हम स्पेसिफिक लोगों में मालूम करते हैं, इंडिविजुअल में मालूम करते हैं, फिर हम उस पर, तो हम जो है ये हम स्टडी कंडक्ट करते हैं, ये हम स्टेप वाइज करते हैं। जिस तरह हमने पहले भी बता दिया कि हमारे पास जो केस रिपोर्ट स्टडी होती है, फिर हम केस कंट्रोल स्टडी करते हैं। ये एडवांसमेंट है कि हमारे सबसे पहले हम केस रिपोर्ट स्टडी करते हैं, फिर केस रिपोर्ट से अगर हमें रिजल्ट मिल जाता है तो हम फिर उस पर केस कंट्रोल स्टडी करते हैं, अगर उससे मिल जाता है तो कोहोर्ट स्टडी करते हैं। इस तरह नहीं है कि हम स्टेप वाइज जाएंगे, लेकिन एक्चुअल अगर हम सही काज मालूम करना चाहते हैं तो हम इस स्टेप पे जाएंगे। तो कोहोर्ट स्टडी, फिर रेंडमाइज कंट्रोल स्टाइल, फिर हम सिस्टमेटिक रिव्यू बनाते हैं, फिर हम मेटा एनालिसिस करते हैं। अगर हम मेटा एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास हमारा जो काज होता है वो हमारा काज एक्चुअली हम सही डिटरमाइन कर सकेंगे। ये रेफरेंसेस है, ये जो काफ़ी लेंथी यूनिट है और इसमें बेसिक डिज़ाइंस है, स्टडी डिज़ाइंस, उनको अगर आप लोग मालूम करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले कौन कौन से स्टडी डिज़ाइंस है, फिर हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव है और एक एक्सपेरिमेंटल है, फिर डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन सी है और हमारे पास एनालिटिकल में कौन कौन सी है, फिर एनालिटिकल में हमने पढ़ा कि ऑब्जर्वेशनल है और एक एक्सपेरिमेंटल है, फिर एक्सपेरिमेंटल में कौन कौन सी है और ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है। तो ये अगर जो फ्लो शीट है ना, अगर आप इन फ्लो चार्ट को समझेंगे और उनमें आपको थोड़ा भी पता चल जाए कि क्रॉस सेक्शन स्टडी कौन सी है, उनको हम कब करेंगे, कोहोर्ट स्टडी कौन सी है कब करेंगे, कब और उसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो ये सब अगर आप लोग समझेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए यूनिट आसान हो जाएगा। ये आज के लिए इंशाल्लाह काफ़ी है। और आप लोग जो है उनको स्लाइड टू स्लाइड, फॉर एग्जांपल आप जो है 15-20 मिनट का आप लोग उसको पढ़ लें, उसको देख लें, फिर आप लोग ब्रेक ले लें, फिर बाद में देख लें, थोड़ी बाद में देख लें, फिर आप लोग ब्रेक ले लें। लेकिन अगर आप लोगों को बाद में भी कन्फ्यूजन आ रहा है, आप लोग नहीं समझ पाते, तो अपने कुलीग से जाके पूछ लें। अगर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आप लोग हमसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। और कोई भी इशू कोई हो तो आप लोग बिला झिझक बिला तातुल आप लोग पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।